हेलो एंड वेलकम अगेन। चलिए आज हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स में ना जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं उसको देखेंगे। लास्ट टाइम हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रिपरेशन और उसका इंटर कन्वर्जन देख लिए थे। तो अभी अगर हम लोग बात करें पोटेशियम डाइक्रोमेट का, तो सबसे पहले ना ये जान लीजिए कि जो भी इनऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं उनको आयनिक मैकेनिज्म में, आयनिक इक्वेशन में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। आयनिक इक्वेशन का कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर K2Cr2O7 लिखता हूँ तो ये एक तरीके से क्या हो गया, हम लोगों के पास मॉलिक्यूल हो गया। लेकिन अगर इसी को हम लोग हाइड्रोलाइज कराते हैं, वाटर में डालते हैं, तो ये 2K पॉजिटिव प्लस Cr2O7 नेगेटिव में ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, अब इसमें से ना जो ये पर्टिकुलर है ये डाइक्रोमेट आयन है, डाइक्रोमेट आयन। अब यही डाइक्रोमेट आयन जो है हम लोगों का एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होता है इस पर्टिकुलर K2Cr2O7 से। ये तो स्पेक्टेटर आयन है जो कि रिएक्शन में डायरेक्टली पार्ट नहीं करता। ठीक है, तो डाइक्रोमेट आयन का ही हम लोगों को रिएक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें एसिडिक मीडियम में कैसे रिएक्शन करता होगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम डाइक्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन act as act as strong oxidizing agent, strong oxidizing एजेंट। ठीक है, कैसे एक्ट करेगा भाई, तो इसका पर्टिकुलर रिएक्शन जो है हम लोगों के पास क्या है, तो जब भी हम लोग डाइक्रोमेट आयन का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम करेगा, Cr2O7 नेगेटिव 2 प्लस प्लस 14H हम लोग लेते हैं। मैं डायरेक्ट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखता हूं। अगर आप रेडॉक्स रिएक्शन को समझ पा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज बेटर ये है कि अब इतना टाइम है नहीं तो आप रट के इसको याद रखें, है ना। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो 2Cr पॉजिटिव 3 में प्लस 7H2O। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर अगर हिंट दे दूं तो देखिए Cr2O7 में ना जो Cr है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो एक ऑक्सीजन नेगेटिव 2 चार्ज का होता है, 7 ऑक्सीजन है, -14 हो गया, लेकिन 2 माइनस हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, -12 हो गया। यानी कि एक Cr जो है यहाँ पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पर एक Cr जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पर भी दो एटम है, यहाँ पर भी दो एटम है। तो यहाँ पर एन फैक्टर जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन का है, 6 इलेक्ट्रॉन का है। ठीक है, तो यही हमारा मतलब सेल्फ जो रिड्यूस हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा जो काम करता है, वहां पर एन फैक्टर जो रहेगा, एन फैक्टर वो कितना है, जितने इलेक्ट्रॉन है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, जो कि है आपका 6, इसके जैसा काम करता है। ठीक है, अब ये किसको किसको ऑक्सीडाइज कर देता है ये भी हम लोगों को जानना पड़ेगा। तो अगर हम लोग आयोडाइड आयन लेते हैं भाई, आयोडाइड आयन लेंगे तो ये I2 में कन्वर्ट करा देगा। अब यहाँ पर दो आयोडाइड आयन लेना पड़ेगा तभी तो बैलेंस होगा। अब कितना इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अब इसका अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन बना लें तो ये 6 इलेक्ट्रॉन हम लोगों का दे रहा था, जबकि ले रहा था, जबकि ये 2 ही दे रहा है। तो हम इसमें क्या कर देंगे, इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो होल इक्वेशन में मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और दोनों को ऐड कर दूंगा। मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। ठीक है, आयोडाइड आयन के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग यहाँ पर रिएक्शन लिखेंगे तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 6I नेगेटिव, ठीक है, प्लस Cr2O7 नेगेटिव 2 प्लस 14H पॉजिटिव, और दोनों तरफ का इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा तो लिखने का जब मतलब है नहीं। यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्या, तो ये 3I2 और प्लस ये आपका हो जाएगा 2Cr पॉजिटिव 3 और प्लस 7H2O। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया हम लोगों का आयोडाइड आयन के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही ये क्या करता है, स्टेनस आयन को, यानी कि Sn पॉजिटिव 2 को किस में कन्वर्ट करा देता है भाई, तो Sn पॉजिटिव 4 में कन्वर्ट करा देता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी निकल रहा होगा, लेकिन अभी जो हम लोग रिएक्शन लिखे थे उसमें 6 इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट कर रहा था। तो 2 इलेक्ट्रॉन एक स्पीसीज दे रहा है, 6 कितने देंगे, तो 3 मिलकर, तो मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये 6 हो जाएगा।
है कि नहीं। अब अगर हम लोग इसको भी अगर अगेन कंपेयर करें तो अभी हम लोग रिएक्शन जो लिखे थे अगेन लिखना पड़ेगा। Cr2O7 -2 था प्लस 14H पॉजिटिव था, है ना, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन था, और ये हम लोगों का हो गया था 2Cr पॉजिटिव 3 में और प्लस 7H2O में। तो अगर मैं इसका भी बैलेंस इक्वेशन लिखूं तो क्या हो जाएगा ये हम लोगों का, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा Cr2O7 -2 प्लस 14H, दोनों साइड के इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 3Sn पॉजिटिव 2, और ये क्या दे देगा हम लोगों का, तो 3Sn पॉजिटिव 4 प्लस 2Cr पॉजिटिव 3 प्लस 7H2O। ठीक है, तो ये स्टेनस आयन का हो गया हम लोगों का बैलेंस केमिकल इक्वेशन, आता है एग्जाम में। उसके बाद अगर हम लोग दूसरा बात करें तो सल्फाइड आयन को क्या कर देता है, ये सल्फर में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि H2S में अगर S को देखेंगे तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, और ये इसको सल्फर में कन्वर्ट कर देगा, तो 6H पॉजिटिव मैं लिख देता हूँ, प्लस मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो यहाँ पे बैलेंस कर लेते हैं इसको 3, और ये हम लोग कर ले यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन। तो वही बैलेंस केमिकल इक्वेशन यही यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा हम लोगों को। तो Cr2O7 -2 प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, और ये हम लोगों का दे रहा है 2Cr पॉजिटिव 3 प्लस 7H2O। ठीक है, अब मैं इसको अगर लिखूं ऐड कर दूं तो कुछ करना नहीं है हम लोगों को, बस यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3H2S प्लस Cr2O7 -2 प्लस 14H, ये H पॉजिटिव था तो 14H पॉजिटिव प्लस में कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल ही होगा, 2Cr पॉजिटिव 3 प्लस 7H2O, प्लस में यहाँ पर हम लोगों को लिखना पड़ेगा 6H पॉजिटिव प्लस क्या हो जाएगा, तो 3S हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 6H से ये 14H का 6H कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी का जो बचेगा हम लोगों के पास 8, वो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये हम लोगों को कैंसिल और करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें तो ये फेरस आयन को फेरिक आयन में कन्वर्ट कर देता है, तो Fe पॉजिटिव 2 से Fe पॉजिटिव 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, फेरस से फेरिक हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, हम लोगों को चाहिए था 6, तो हम लोग इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो जाएगा भाई, तो 6 Fe पॉजिटिव 2 गिव्स आपका 6 Fe पॉजिटिव 3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अभी हम लोग डाइक्रोमेट आयन का रिएक्शन लिखे हैं, क्या था, तो Cr2O7 -2 प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, और ये हम लोगों का किस में कन्वर्ट हो गया, तो 2Cr पॉजिटिव 3 प्लस 7H2O में कन्वर्ट हो गया था, है ना। तो अब दोनों रिएक्शन को बैलेंस कर दिया जाए तो हम लोगों के पास क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 6Fe पॉजिटिव 3 प्लस Cr2O7 -2 प्लस 14H पॉजिटिव, और दोनों साइड के इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो गए हैं तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, और ये दे देगा हम लोगों के पास 6Fe पॉजिटिव 3 प्लस 2Cr पॉजिटिव 3 प्लस 7H2O, तो इसका भी हम लोगों का रिएक्शन हो गया, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थे, चाहे फेरस आयन हो गया या स्टेनस आयन हो गया या सल्फाइड आयन हो गया। ठीक है, तो इन रिएक्शंस को ना आपको स्पेशली अगर आप समझ पाते हैं रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंसिंग का कंसेप्ट तो आप अच्छे से कर सकते हैं। बस ये जान लीजिए कि एन फैक्टर डाइक्रोमेट आयन का एसिडिक मीडियम 6 होता है, ये रिएक्शन हो गया, या फिर हम लोगों का ये H2S सल्फाइड का रिएक्शन हो गया, या स्टेनस का रिएक्शन हो गया, ठीक है, या आयोडाइड आयन का रिएक्शन हो गया। ये आपको बस 3-4 रिएक्शन है, या तो आप इसको रट के रखें बोर्ड के लिए, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई एक जरूर आएगा, तो उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं किस पे, हम लोगों के पास जो अगला कंपाउंड है पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पोटेशियम परमैंगनेट, मैग्नेट। ठीक है, अब क्या फॉर्मूला होता है पोटेशियम परमैंगनेट का, तो हम लोग लिखते हैं KMnO4। ठीक है, तो KMnO4 को बेसिकली हम लोग बनाते कैसे हैं, तो MnO2 लेते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड लेते हैं, और उसका हम लोग ट्रीटमेंट कराते हैं किसी न किसी बेस से, तब जाकर बनता है धीरे धीरे। ठीक है, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 क्या है, मैग्नाइट ओर भी हम लोग इसको बोलते हैं।
और ब्लैक कलर का होता है ये बेसिकली, अगर आपने देखा हो लैब में तो मैंगनीज डाइऑक्साइड का अगर हम लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट कराते हैं 4KOH से, तो इन द प्रेजेंस ऑफ O2, तो ऑक्सीडेशन की वजह से ये क्या बना लेता है, पोटेशियम मैंगनीट आयन बना लेता है, 2K2MnO4 लिखा जाता है किसको, मैग्नेट आयन को, ठीक है, और 2 वाटर रिलीज होगा। अब इस पोटेशियम मैग्नेट का अगर हम लोग क्या कर ले, एसिडिक ट्रीटमेंट कराएं, एसिडिक ट्रीटमेंट में जैसे H2SO4 आप ले लीजिए, तो ये क्या कर लेता है, आपका मैग्नेट आयन बना लेता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3MnO4 नेगेटिव 2, और मैं यहाँ पर ले लिया 4H पॉजिटिव, तो ये हम लोगों का बना लेता है 2MnO4 नेगेटिव और प्लस MnO2 और प्लस 2H2O, ठीक है। अब ये हम लोगों का क्या बन गया है, परमैंगनेट आयन बन गया है, परमैंगनेट आयन। तो इस तरीके से इसका प्रिपरेशन हम लोग कराते हैं। कॉमर्शियली जो है, कॉमर्शियली हम लोग कैसे बनाते हैं, कई बार पूछता है, ये तो लेबोरेटरी टेक्निक हो गया। कॉमर्शियली इसको हम लोग क्या कराते हैं, तो ऑक्सीडेटिव फ्यूजन करा देते हैं किसका, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड का। क्या हो जाता है भाई, कॉमर्शियली मैं यहाँ पे लिखूंगा, कॉमर्शियली हम लोग क्या करा देते हैं, तो MnO2 का बस फ्यूजन करा देंगे, फ्यूजन विथ KOH एंड ऑक्सीडेशन हम कराएंगे इसका, ठीक है, बाय KNO3। तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मैग्नेट आयन से डायरेक्टली मैग्नेट आयन में हम लोगों को रिजल्टेंट मिलेगा। पहले तो MnO4 नेगेटिव 2 आयन मिल गया, मैग्नेट मिल गया। अब इस मैग्नेट आयन का हम लोग क्या कर देंगे, फिर से इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इलेक्ट्रोलिसिस, और साथ में हम लोगों का ऑक्सीडेशन, तो ये हम लोगों का मिल जाता है MnO4 नेगेटिव, ठीक है। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, परमैंगनेट आयन हो गया। तो इस तरीके से कॉमर्शियली हम लोग इसको बना लेते हैं। अब अगर हम लोग आगे बात करें कि भाई और क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या ये भी इंटर कन्वर्टिबल है, तो इंटर कन्वर्टिबल तो नहीं है, लेकिन लैब में हम लोग इसको दूसरे टेक्निक से भी बना लेते हैं। हम लोग क्या लेते हैं, मैग्नीज का पॉजिटिव 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हम लोग लेंगे, या मैग्नीज सेकेंड सल, कोई भी आप सॉल्ट ले लीजिए। तो मैं यहाँ लिखूंगा इन लेबोरेटरी कैसे बनाएंगे हम लोग, तो Mn+2 का कोई भी सॉल्ट ले लीजिए, ठीक है, और इसका हम लोग ट्रीटमेंट करा देते हैं किससे, तो सोडियम या पोटेशियम परऑक्सो डाइसल्फेट से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ H2O8 नेगेटिव 2, और ये हम लोग 5 टाइम लेंगे रिएक्शन बैलेंस करने के लिए, एक ही साथ हम लोग लिख दें। यहाँ पर वाटर भी ले लेते हैं हम लोग 8H2O, और फिर जब हम लोग कराते हैं ऑक्सीडेशन, तो ये बना लेता है 2MnO4 नेगेटिव प्लस 10SO4 नेगेटिव 2 और प्लस 16H पॉजिटिव में। तो ये हम लोगों का लैब में क्या बन गया, परमैंगनेट आयन बन गया, ठीक है। अब अगर प्रॉपर्टीज की बात की जाए, तो प्रॉपर्टीज कैसा होगा, प्रॉपर्टीज, तो बेसिकली ये क्या होता है, डार्क पर्पल कलर का होता है, ठीक है, डार्क पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन मिलता है, और ब्लैकिश टाइप के इसके क्रिस्टल्स रहते हैं, ठीक है। और अगर बात करें तो ये आइसो स्ट्रक्चरल होता है, किसके साथ, आइसो स्ट्रक्चरल, कई बार पूछा गया है, तो आइसो स्ट्रक्चरल विथ KClO4, ठीक है। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं लिखते जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होता, मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी इसकी कितनी मिलती है, मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी या मैक्सिमम कितने स्ट्रेंथ का सॉल्यूशन हम लोग बना सकते हैं, तो 6.4 ग्राम पर 100 ml ऑफ वाटर, 100 ml ऑफ वाटर, इतनी बहुत सॉल्युबिलिटी होती है, ठीक है। और अगर इसको बात करें, अगर इसको हीट करने पर ये क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है ऑन हीटिंग, चूंकि
ऑक्सीजन कंटेन करता है, तो हीट करेंगे तो डिकम्पोज हो जाएगा। तो ऑन हीटिंग, ठीक है, इट डिकम्पोजेज। कैसे डिकम्पोज होगा भाई? तो 2K-MnO4 लेते हैं अगर हम लोग, पोटेशियम परमैंगनेट का 2 मॉलिक्यूल लें और हीट करें, तो ये क्या हो जाता है, K2MnO4 बन जाता है, और साथ में एक मैग्नीज डाइऑक्साइड का रिलीज होगा और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो क्या ये इंटरकन्वर्टिबल होते हैं या नहीं। अब एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में रिएक्शंस की बात करते हैं, उससे पहले हम लोग स्ट्रक्चर की बात कर लें। तो स्ट्रक्चर, KMnO4 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो ये बहुत बार हम लोगों से पूछा गया है, तो आपको पता भी होना चाहिए। Mn जो है 4 ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, तो 1 2 3 और 4, ठीक है। एक ऑक्सीजन के ऊपर हम लोग नेगेटिव चार्ज लगा देंगे, और यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए, बाहर अगर K रिप्रेजेंट कर दिए तो K पॉजिटिव, तो ये KMnO4 का स्ट्रक्चर हो गया, है ना। अगर वहीं हम लोग क्या कर दिए, K2MnO4 की बात कर ली जाएगी, तो पोटेशियम मैग्नेट K2MnO4, तो सेम स्ट्रक्चर इसका भी मिलेगा, बस चार्जेस का डिफरेंस रहेगा। यहाँ पर भी मैं 2 ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट कर दूंगा और 2 ऑक्सीजन एज इट इज, और यहाँ पर बाहर अब क्या हो गया, 2 पॉजिटिव आ जाएंगे, 2K पॉजिटिव, तो ये पोटेशियम मैग्नेट का स्ट्रक्चर हो जाएगा, K2MnO4 का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, परमैंगनेट जो है वो पर्पल कलर का है, पर्पल कलर का होता है, लेकिन ये जो है वो ग्रीन कलर का होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा पोटेशियम परमैंगनेट का रिएक्शन हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं मेंशन कर देता हूं यहाँ पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे आप इसका रिएक्शन कराते हैं। तो सबसे पहले ना, अगर एसिडिक मीडियम की बात करें, इन एसिडिक मीडियम क्या हो जाता है भाई, तो KMnO4 एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। कैसे काम करता होगा, तो देखिए MnO4, अगेन आयनिक रिएक्शन ही हम लोगों को लिखना है। MnO4 जो है, यहाँ पर Mn के ऊपर अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो +7 आएगा, ठीक है। अब ये किस में कन्वर्ट होता है, तो Mn+2 में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, तो +2 ऑक्सीडेशन नंबर, तो डिफरेंस कितने का दिख रहा है भाई, 5 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, +7 से +2 हो गया, तो मैं यहाँ पर करूँगा +5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब और क्या करना है हम लोगों को, तो एसिडिक मीडियम में कराना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा +8H पॉजिटिव, ठीक है। और इधर मैं क्या लिख दूंगा, प्लस आपका 4H2, रिएक्शन बैलेंस हो गया हम लोगों का। तो एसिडिक मीडियम में जो एन फैक्टर है, एन फैक्टर वो क्या है, 5 का है ना। तो यहां से हम लोगों का प्रूव हो गया। अब ये ऑक्सीडेशन किसका किसका कराएगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इट ऑक्सीडाइजेज। सबसे पहले तो हम लोगों का जो ऑक्जेलिक एसिड का है, जो टाइट्रेशन में हम लोग रिएक्शन करते हैं, ऑक्जेलेट आयन C2O4 -2, इसका ऑक्सीडेशन कराएगा। तो यहाँ पर एक कार्बन का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 2 कार्बन है हम लोगों के पास, तो कितना हो जाएगा +6, और इसका अगर ऑक्सीडेशन कराएगा तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्या, तो CO2 बना लेगा, यानी कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। तो 2 कार्बन है, तो मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ फिलहाल, +3 से +4 हुआ, 2 स्पीसीज से, तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब जरा सोचिए कि हमारे पास वहाँ पे कर रहा था वो 5 और यहाँ पे ये कर रहा है 2, तो इसको हम लोगों को बैलेंस करना पड़ेगा। इसमें हम लोग सीधे सीधे क्या कर देंगे, अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, देखिए मैं इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये भी इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। और जो KMnO4 का हम लोग रिएक्शन लिखे थे, क्या था, MnO4 -2 +8H पॉजिटिव +5 इलेक्ट्रॉन,
और ये हम लोगों का Mn पॉजिटिव 2 बन गया था, और यहाँ पर 4H2O बन गया था, और प्लस प्लस कुछ नहीं था, है ना। तो हम लोग क्या कर दें, इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोगों का रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो जाएगा दोनों साइड का, है ना। तो मैं इसमें पहले लिखूंगा, सबसे पहले देखिए 5C2O4 नेगेटिव 2 लिखते हैं हम लोग ऑक्सिलेट आयन का, है ना। और प्लस में क्या हो गया भाई, तो 2MnO4 नेगेटिव 4 नेगेटिव, ठीक है, ये 2 नहीं रहेगा, नेगेटिव, और प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, ये जो हम लोगों का देखा, तो यहाँ पर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करने वाले थे तो 10CO2, है ना। और ये हम लोगों का इलेक्ट्रॉन जो था वो 10 हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। और उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2Mn पॉजिटिव 2, और यहाँ पर प्लस 2 से मल्टीप्लाई करने वाले थे तो 8H2O, और ये क्या हो जाएगा भाई, तो हम लोगों के पास इधर भी 10 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, तो 10 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएगा, बाकी का रिएक्शन हम लोगों का क्या मिल गया, बैलेंस मिल गया, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग और बात करें और कौन सा रिएक्शन है, तो आयोडाइड आयन का अगर हम लोग रिएक्शन लिखते हैं, आयोडाइड आयन का, अगेन आयोडाइड आयन जो है 2 आयोडाइड आयन लेंगे तो I2 में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकाल रहा है। अब अगर हम लोगों को बैलेंस करना है, अभी हम लोग यहाँ पे लिखे हैं MnO4 नेगेटिव था प्लस 4H पॉजिटिव था प्लस 5 इलेक्ट्रॉन था। कैसे बैलेंस करना है उस टेक्निक को समझिए, रेडॉक्स में आप पढ़े हुए हैं, है ना। तो Mn पॉजिटिव 2 प्लस 4H2O बना था। अब जरा सोचिए कि ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, होल इक्वेशन में आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन मिल जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पर सीधा सीधा लिखूंगा, क्या हो जाएगा, तो 2MnO4 नेगेटिव प्लस हम लोग यहाँ पे कर देंगे 8H पॉजिटिव, मैं इलेक्ट्रॉन नहीं लिख रहा हूँ, उस इधर मैं कर दूंगा 5 × 2 यानी कि 10I नेगेटिव, और ये आप लोगों का क्या बन जाएगा, तो अगेन इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 2Mn पॉजिटिव 2 प्लस 8H2O, और अब हम लोग इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो ये हम लोगों का हो जाएगा कितना, 5I2, रिएक्शन बैलेंस हो गया, है ना। ऐसे ही ये फेरस आयन को ये भी फेरिक आयन में कन्वर्ट कर देगा, तो हम लोगों के पास रिएक्शन अगर लिखें तो Fe पॉजिटिव 2 है और Fe पॉजिटिव 3 में कन्वर्ट कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, तो हम इसमें सीधे सीधे क्या कर दें, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा, है ना। तो डायरेक्टली इसी इक्वेशन को मैं यहाँ पे भी लिखूंगा, तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा MnO4 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या दे देगा हम लोगों का Mn पॉजिटिव 2 प्लस 4H2O, बस दोनों को ऐड कर दीजिए, तो दोनों को ऐड करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, तो 5Fe पॉजिटिव 2 प्लस MnO4 नेगेटिव प्लस हम लोगों का हो गया यहाँ पर 4H पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 5Fe पॉजिटिव 3 और आपका यहाँ पर हो गया Mn पॉजिटिव 2 प्लस 4H2O, ये भी हम लोगों का हो गया, है ना। ऐसे ही आप देखें तो सल्फाइड आयन को भी कर देगा, या सल्फाइड आयन को, नाइट्रेट आयन को, ठीक है। तो ये सब रिएक्शन आप ऐसे ही बैलेंस कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें न्यूट्रल मीडियम में, ठीक है, तो न्यूट्रल या एल्कलाइन मीडियम में ना सेम तरीके से रिएक्शन चलते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इन न्यूट्रल और एल्कलाइन मीडियम। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एल्कलाइन मीडियम का, तो देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल, थायोसल्फेट आयन का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है, तो 8 हम लोगों के पास क्या होता है, MnO4 नेगेटिव, बैलेंस रिएक्शन में डायरेक्टली लिख रहा हूँ, प्लस 3H2O3 नेगेटिव 2 प्लस H2O, और यहाँ पर हो जाएगा ये 8MnO2 और प्लस 6 हम लोगों का क्या हो गया, SO4 नेगेटिव 2 प्लस 2OH, तो ये डायरेक्टली बैलेंस है। अब देख लीजिए एन फैक्टर एक बार पता कर लेते हैं हम लोग, तो Mn यहाँ पर क्या हो गया, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया,
लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, तो देखिए +4 हो गया, 2 ऑक्सीजन है, तो कितने का डिफरेंस आया, तो एन फैक्टर हम लोगों का जो है, हम लोगों का एन फैक्टर इसमें 4 और 3 का हो गया, है ना। तो 3 का एन फैक्टर देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में। अच्छा, अब अगर हम लोग वही बात करें किसका, न्यू बेसिक मीडियम में एक और एग्जांपल ले लें, तो 2MnO4 नेगेटिव प्लस H2O प्लस I नेगेटिव क्या हो जाता है ये, तो ये हो जाएगा 2MnO2 प्लस 2OH नेगेटिव प्लस IO3, ठीक है, नेगेटिव। तो ये भी एक एग्जांपल हो गया, आयोडाइड आयन से क्या बन गया, आयोडेट बन गया, है ना। तो इस तरीके से हमारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। अब इसके बाद हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं किसको, तो ये भी पूछा गया है कई बार, द मेन एप्लीकेशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे आप इसको लेदर इंडस्ट्रीज में या पेपर इंडस्ट्रीज में या केमिकल इंडस्ट्रीज में आप इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद जो अगला टॉपिक हम लोगों का आता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का, वो मैंने आप लोगों को सबसे पहले वाले वीडियो में ही बता दिया था। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। क्या होता है, पीरियोडिक टेबल का वहाँ पे मैं जनरल इंट्रोडक्शन दिया था। क्या हो गया था, तो देखो जो 2 ग्रुप थे ना, नीचे के 2 सीरीज जिसमें 14 एलिमेंट्स थे, है ना, सेरियम से स्टार्ट हो रहा था, ल्यूरेंशियम पे ख़त्म हो रहा था। तो ऐसे ही 14 एलिमेंट्स नीचे भी था, थोरियम से स्टार्ट होता था, तो इसको हम लोग लेंथेनॉइड सीरीज बोल रहे थे, लेंथेनॉइड। या फिर क्या था, तो 4F ब्लॉक के एलिमेंट्स भी बोलते हैं आप इसको। ऐसे ही इसको एक्टिनॉइड्स बोल रहे थे हम लोग, और इसको 5F ब्लॉक का भी हम लोग बोल दे रहे थे, या 5F सीरीज के एलिमेंट्स बोल दे रहे थे, ठीक है। तो ये हम लोगों का जनरल इंट्रोडक्शन है। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार बोर्ड में पूछा गया, बाकी पूरी थियरी है, ठीक है। डायरेक्टली इसके रेडियस में डिक्रीजमेंट आना चालू हो जा रहा था, उसी को हम लोग लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज की बात कर रहे थे। क्योंकि क्या हो गया था, तो आप देखे थे कि एब सब सेल का पुअर शिल्डिंग पावर था, जिसकी वजह से उनकी साइज में कंटिन्यूअस डिक्रीजमेंट आ रहा था, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये जो है कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं किसका, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का शो करते हैं, ठीक है। इनके पास भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक बिहेवियर मिलता है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये भी पैरामैग्नेटिक होगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये भी डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको पिछले क्लास में ही लिखना मैं सिखा दिया था, मतलब जब फर्स्ट वीडियो था D&F का, तो वही हम लोग सीख लिए थे। अब अगर हम लोग बात करें कि भाई यहाँ पर हम लोगों के पास ल्यूटेंशियम जो है या लेंथेनम के एलिमेंट्स कुछ केमिकल रिएक्शंस शो करते हैं, तो उन केमिकल रिएक्शंस की अगर हम लोग बात करें, तो जैसे हम लोगों को शॉर्ट में ही जानना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है। तो लेंथेनम का अगर हम लोग क्या करते हैं, किसी एसिड के साथ अगर ट्रीटमेंट करा देते हैं, तो ये ऑब्वियसली मेटल है, तो मेटल है तो एसिड से क्या डिस्प्लेस कर देगा भाई, तो हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस कर देगा, तो H2 गैस रिलीज होता है ना। ऐसे ही अगर हम लोग हैलोजेंस के साथ ट्रीटमेंट करा दें किसी, तो मेटल है तो ऑब्वियसली ये क्या कर लेगा, हैलोजेंस का कंपाउंड बनाएगा, लेंथेनम ट्राई हैलाइड बन जाता है। क्योंकि अभी मैं बताया हूँ आपको, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली हम लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम लोग वाटर के साथ ट्रीटमेंट कराएं, तो आप बताइए क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, तो लेंथेनम का ट्राई हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, OH3 प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज होगा, ठीक है। अगर ऐसे ही हम लोग कार्बन के साथ रिएक्शन कराएं, तो लेंथेनम का ही कार्बाइड बन जाएगा, LnC2 बोलते हैं हम लोग। अगर नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो नाइट्रोजन आपको पता है 3 बॉन्ड ही बनाता है, तो लेंथेनम का नाइट्राइड बन जाता है, और N हम लोग बस ऐसे ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। ऐसे ही अगर सल्फर के साथ हम लोग रिएक्शन कराएं, तो सल्फर के साथ भी Ln2S3, क्योंकि जैसे Al2O3 होता है, अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मिल जाएगा तो, है ना। तो ऐसे ही अगर आप ऑक्सीजन के साथ कराएंगे, तो Ln2O3 बन जाएगा। तो ये कुछ जनरल जो इंट्रोडक्टरी कंपाउंड्स हैं, वो हम लोगों को जानना होता है, ठीक है।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थे डी एंड एफ के। इसके बाद अगले वाले वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई। सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मैंने इस वीडियो में क्लियर कर लिया, आपको एक भी स्किप नहीं करना है। अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर या रेडॉक्स का कंसेप्ट याद है तो आप इजीली समझ सकते हैं, अगर नहीं याद है तो आप इसको रट लीजिए, अभी इतना ही टाइम है, ठीक है। ओके।